हम जो ये सेल का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, हमने फिजियोलॉजी की गाइडिन एंड ऑल बुक से स्टार्ट किया था, लेकिन हम इस बुक से इसलिए पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको ये टॉपिक्स यहाँ से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल से लिखे हुए हैं और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को मिलेगी। इसलिए आप पहले ये पढ़ें, उसके बाद जो चीज़ें रह जाएंगी हम फिजियोलॉजी गाइडिन एंड ऑल से भी उन्हें कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस आपको पता है जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास डीएनए सिंथेसाइज हो रहा होता है। ठीक है, मतलब डिप्लीकेशन हो रही होती है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है। न्यूक्लियस एक कमांड सेंटर ऑफ द सेल है। ठीक है ना। अब न्यूक्लियस के ना मैं आपको स्ट्रक्चर में बताना चाहूँगी कि न्यूक्लियस जो है ना वो न्यूक्लियर एनवलप से सराउंडेड होता है। अब न्यूक्लियर एनवलप के फर्दर मतलब न्यूक्लियर एनवलप का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो टू पैरेलल न्यूक्लियर एनवलप के स्ट्रक्चर में टू पैरेलल यूनिट मेम्ब्रेन्स आती हैं। ठीक है ना, टू पैरेलल यूनिट मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर एनवलप मिलकर बनता है और वो कहते हैं कि जो हमारे पास क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा स्पेस न्यूक्लियस के अंदर ऑक्युपाई कर लेता है। और क्रोमेटिन का अगर हम स्टेन देखेंगे ना, तो वो बेसोफिलिक स्टेन होगा। ठीक है ना, क्रोमेटिन जो के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, देन फिर हमने इंपॉर्टेंट बात बतानी है आपको कि न्यूक्लियस जो है ना, ज़्यादातर सेल्स के न्यूक्लियस में एक ही सेल, मतलब ज़्यादातर सेल्स में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। कौन से होते हैं? मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स। मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स में कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि इसी वजह से वो प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं कर सकते, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी लिमिटेड होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मतलब इसमें इंपॉर्टेंट जो है ना न्यूक्लियर एनवेलप का स्ट्रक्चर था। न्यूक्लियर एनवेलप में बता दिया कि टू पैरेलल यूनिट मेम्ब्रेन्स होती है न्यूक्लियर एनवेलप के स्ट्रक्चर में, और वो जो टू पैरेलल यूनिट मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके दरमियान एक स्पेस होती है जिसे हम पेरीन्यूक्लियर सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप का जो टू पैरेलल यूनिट मेम्ब्रेन्स होती है ना, वो आपस में कुछ जगहों पे फ्यूज़ हो जाती हैं। कुछ जगहों पे फ्यूज़ होने से वहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स बन जाते हैं। अब न्यूक्लियर पोर्स की फर्दर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँ तो न्यूक्लियर पोर्स या न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स से मिलकर बनते हैं, और न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स के अंदर 8 स्पेशल प्रोटीन न्यूक्लियोपोरिन्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ना, थोड़ी सी ये इतनी अहम नहीं जितनी अब मैं आपको क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर बताने लगी हूँ, थोड़े से ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसमें आपको प्रोटीन मजीद पता चलेगा। जो क्रोमेटिन है ना, दरअसल क्रोमेटिन जो है क्रोमेटिन जो है उसकी स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर डीएनए और हिस्टोन्स है। क्रोमेटिन ने डीएनए और हिस्टोन को मिला देंगे ना, तो क्रोमेटिन ने बनना है। ठीक है ना। अब डीएनए हमें पता है कैसे मौजूद होता है सेल के अंदर। डीएनए जो है वो फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स की फॉर्म में मौजूद होता है सेल के अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, फोल्ड होके ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं फोल्ड होके ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं। मैं ऐसे रफ एग्जाम्पशन है, ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये फोल्ड हो गए। फोल्ड होके आप देख सकते हैं कितने विजिबल हैं, ये डार्क स्टेन दे रहे हैं थोड़ा सा। तो वो ये कह रहे हैं कि जब ये फोल्ड होकर लिटिल मैसेज बनाते हैं तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होते हैं, तो इन मैसेज को हम हेट्रोक्रोमेटिन कह देते हैं। लेकिन क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे होते हैं फोल्ड नहीं होते, वो बिल्कुल सीधे 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 रहते हैं, तो वो विजिबल नहीं होते लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, वो एक्सटेंडेड होते हैं, क्योंकि वो सिंपल स्ट्रेट है ना, तो एक्सटेंडेड होते हैं, हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। यूक्रोमेटिन मेटाबॉलिक एक्टिव होते हैं आरएनए सिंथेसिस के लिए। ऐसा क्यों है? ये वाली बात इसलिए है कि देखें, ये फोल्डेड है, इसके अंदर जो डीएनए का पोर्शन होगा ना, जो भी डीएनए का पोर्शन है, जो भी डीएनए मतलब वो आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज, उसके लिए खुला हुआ नहीं होगा। यानी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके उसके साथ अटैच नहीं होगा, उसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, फिर आरएनए नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो ये हमारे पास ये है ना यूक्रोमेटिन, इसके अंदर जो डीएनए के पोर्शंस हैं, ये आरएनए पॉलीमरेज के रीच में है। आरएनए पॉलीमरेज इसको एसेस कर सकता है। जब इसको एसेस करेगा तो इस पे अटैच होके ये एक सिग्नल देगा, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन होगी और मैसेंजर आरएनए रिलीज होगा। मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन होगी, इससे प्रोटीन बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोसेस यूक्रोमेटिन में हो सकता है। यूक्रोमेटिन मेटाबॉलिक एक्टिव होता है, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन मेटाबॉलिक एक्टिव नहीं होता। उसके बाद कंपैक्ट एंड वेसिकुलर न्यूक्लियाई है। जो न्यूक्लियस जिसके अंदर हेट्रोक्रोमेटिन ज्यादा होगा उसे हम कंपैक्ट कहेंगे, और वो न्यूक्लियस जिसके अंदर यूक्रोमेटिन ज्यादा होगा उसे वेसिकुलर कहेंगे। जो हेट्रोक्रोमेटिन जिसके अंदर ज्यादा होता है वो बेसोफिलिक स्टेन देता है। मैंने आपको पहले ही भी बताया है कि जो हमारे पास हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो वैसे भी लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल है। जब वो वैसे भी विजिबल है तो वो उसकी स्टेनिंग भी तो ज्यादा ही होगी ना, बेसोफिलिक। लेकिन जिस न्यूक्लियस के अंदर हेट्रोक्रोमेटिन होगा ना, वो बेसोफिलिक स्टेन नहीं देगा, वो क्लियर स्टेन देगा, क्लियर। ठीक, अब आगे यही बताना है कि जो क्रोमेटिन है ना, उनका स्मॉल स्ट्रक्चर यूनिट क्या होते हैं? न्यूक्लियोसोम होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसोम इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। अब न्यूक्लियोसोम से बड़ा कोई यूनिट होगा तो उसे हम क्रोमेटिन फिब्रिल कहेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोसोम होगा पहले, फिर उसके बाद क्रोमेटिन फिब्रिल होगा, उसके बाद क्रोमेटिन होगा, क्रोमेटिन के बाद क्रोमोसोम बनेगा क्रोमेटिन से। तो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर मैं आपको बताना चाहूंगी। न्यूक्लियोसोम जो होता है ना, वो कैसे बनता है? 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के 2 कंप्लीट टर्न्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल रैप होते हैं। मैं आपको शो करके दिखाती हूँ कैसे। अब आप देख लें, ये हमारे पास 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। इनके इर्द गिर्द 2 कंप्लीट टर्न्स ऑफ डीएनए जो है वो रैप है। ये 8 हिस्टोन प्रोटीन्स 1 2 3 4 1 2 3 4 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, इनके इर्द गिर्द 2 कंप्लीट टर्न्स ऑफ डीएनए, जिनकी वजह से ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बना। अब न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बन गया और उसके बाद कहते हैं कि जो एक डीएनए से दूसरे डीएनए लिंक होता है उसे लिंकर डीएनए कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये 2 डीएनए आपस में जिस स्ट्रैंड के जरिए लिंक हो उस डीएनए, मतलब ये डीएनए जो है वो नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम तक जाएगा 1.56 नैनोमीटर, जिसका लिंकर डीएनए। दरअसल वो 2 न्यूक्लियोसोम के दरमियान को लिंकर डीएनए कह रहा है। मिसाल के तौर पर ये इस तरह से एक और डीएनए का स्ट्रैंड होगा, इन दोनों को लिंक करने वाला जो होगा, मतलब वो डीएनए जाएगा, उसको हम लिंकर डीएनए कहेंगे। ठीक है,
अब क्रोमेटिन का फर्दर हम कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो क्रोमेटिन फिब्रिल होगा, ठीक है। एक तो न्यूक्लियोसोम था, क्रोमेटिन फिब्रिल होगा। क्रोमेटिन फिब्रिल कैसे बनेगा, देखिए न्यूक्लियोसोम से बना था। न्यूक्लियोसोम अगर तक वो कहते हैं कि अगर डीएनए के कॉइलिंग से बना था न्यूक्लियोसोम, उसकी टर्निंग से। अब न्यूक्लियोसोम की कॉइलिंग से बनेगा क्रोमेटिन फिब्रिल, और तकरीबन एक टर्न ऑफ क्रोमेटिन फिब्रिल के अंदर 6 न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर क्रोमेटिन फिब्रिल हाईली फोल्डेड होते हैं। भाई मैंने आपको बताया कि हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर क्रोमोसोम्स ही फोल्डेड होता है, जाहिर सी बात है कि उसकी क्रोमोसोम्स जिससे बनता है क्रोमेटिन फिब्रिल से वो भी फोल्डेड ही होंगे ना। उसके बाद वो यही बात करें हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स की, मैं आपको एक बताती हूँ। ये कोई भी ऐसा नंबर जो कि मल्टीपल ऑफ 2 होगा वो डिप्लॉयड होगा, और अगर वो मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है तो वो हैप्लॉइड नंबर। मिसाल को तो मैं कहूँ 7 क्रोमोसोम्स हैं तो दीज आर द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर मैं 8 कहूँ तो वो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से मैं कहूँ n, दिस इज द हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 2n, चाहे वो 4n हो 6n हो, सारे डिप्लॉयड हैं। खाली जो n है चाहे वो 3n होगा तो वो हैप्लॉइड होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बार बॉडी का कंसेप्ट है कि हमारे पास जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। किसी भी सेल के अंदर, किसी भी सेल हो, कोई भी सेल होता है ना, उसके अंदर जो क्रोमोसोम 46 होते हैं। अब उन 46 में सेक्स क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होंगे। अब सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, एक्स एंड एक्स। तो कहते हैं ये जो एक्स एन में से एक जो एक्स है ना वो हमेशा वो मतलब इनएक्टिव रहता है। तो वो इनएक्टिव रहता है, वो कंडेंस रहता है, तो हम उसे बार बॉडी कहते हैं जो इनएक्टिव रहता है। अब मुख्तलिफ सेल्स में बताया गया कि बार बॉडी किस किस शेप में होती है, तो आगे आप यह पढ़ लीजिएगा। उसके बाद न्यूक्लियोलस की बात है। न्यूक्लियोलस जो है ना वो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोलस वो साइट है जहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस हो रही होती है और राइबोसोम्स असेंबल होते हैं। इसका क्या मुराद है, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस हो रही होती है जबकि राइबोसोम्स असेंबल हो रही होते हैं। न्यूक्लियोलस उन सेल्स में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो रही होती है, और न्यूक्लियोलस का अगर हम स्ट्रेनिंग करेंगे तो बेसोफिलिक स्ट्रेनिंग होती है। अब मैं आपको ये बात बताती हूँ कि यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस कैसे होती है। ये इसका जो डीएनए होता है न्यूक्लियोलस का, उसके पास ऐसे जीन्स होते हैं जो कि राइबोसोमल आरएनए के लिए कोड करते हैं। उन वो जीन्स किन क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21, 22 ये क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि राइबोसोमल आरएनए के लिए ट्रांसक्राइब करते हैं। राइबोसोमल आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम मदद करता है, आरएनए पॉलीमरेज 1। तो ये सारा प्रोसेस है डीएनए से बना राइबोसोमल आरएनए बाय द हेल्प ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज 1। तो ये ट्रांसक्रिप्शन हुई राइबोसोमल आरएनए की, ठीक है। वो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन हुई बना राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि राइबोसोमल आरएनए बनने के बाद प्रोटीन से मिल जाएगा। प्रोटीन से मिलने के बाद राइबोसोमल सबयूनिट्स बनेंगे। अब राइबोसोमल सबयूनिट्स तो बन गए, यानी राइबोसोम्स की असेंबली तो हमारे पास हो गई न्यूक्लियोलस के अंदर, लेकिन राइबोसोम मैच्योर न्यूक्लियोलस के अंदर नहीं होंगे बल्कि साइटोप्लाज्म में जाके राइबोसोम मैच्योर होते हैं। मतलब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि राइबोसोम्स की मैच्योरेशन कहाँ होती है, तो राइबोसोम्स की मैच्योरेशन साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि राइबोसोमल सबयूनिट्स की असेंबली कहाँ हो रही होती है, न्यूक्लियोलस के अंदर। उसके बाद ये पार्ट्स ग्रेनुलोसा, पार्ट्स फिब्रोसा, न्यूक्लियोलस को जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर देखते हैं तो हमें स्पॉन्ज लाइक नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल दिखता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल का नेटवर्क होता है इसकी कुछ ग्रेनुलर पेरेंट्स होती है जिसे हम पार्ट्स ग्रेनुलोसा कहते हैं, इसकी कुछ फाइन डेंसली पैक्ड फिलामेंट्स के तौर पर पेरेंट्स होती है जिसे हम पार्ट्स फिब्रोसा कहते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म आता है। साइटोप्लाज्म इज नॉट मच दैट इंपॉर्टेंट, आपको सारी बातें पता है जो इसके अंदर यहाँ पे लिखी हुई हैं कि साइटोसोल के अंदर मेजर कंपोनेंट वाटर होता है, कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद हमें मेन टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज है जो कि एनर्जी बनाती है सेल के लिए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की शेप और नंबर सेल की टाइप और सेल की स्टेट पर बहुत डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा सेल जिसमें हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसमें हमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी ना तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 यूनिट मेम्ब्रेन्स होती हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो तो स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्डिंग्स हुई होती है जो क्रिस्टी बनाती है। जैसे मैंने इस डायग्राम में शो किया है, आउटर मेम्ब्रेन तो बिल्कुल स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्डिंग्स हुई है जो कि हमारे पास क्या बना रही है, क्रिस्टी बना रही है। अब आपको पता होना चाहिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर क्रिस्टी जो बनते हैं ये इस मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, यानी इस इंक्रीज करने का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ क्रिस्टी की वजह से हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई हो जाती है। क्रिस्टी के ऊपर कुछ ऐसे एंजाइम्स और कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जिनकी वजह से हो रही होती है, तो क्रिस्टी की वजह से एंजाइम्स आते हैं और एंजाइम से मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। उसके बाद आउटर इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जैसे ये आउटर इनर इसको हम कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गई, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जो स्पेस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होती है उसे मैट्रिक्स स्पेस कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स स्पेस, इसे क्या कहेंगे, मैट्रिक्स स्पेस कहेंगे। ये मैट्रिक्स स्पेस होगी। उसके बाद कहते हैं इसे हम इंटरसिस्टर्नल स्पेस, क्रिस्टल स्पेस भी कहते हैं। उसके बाद आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर पोरिन्स प्रेजेंट होती हैं। पोरिन्स क्या होती हैं मैंने आपको बताया है, ये चैनल प्रोटीन्स को पोरिन्स कहा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर कार्डियोलिपिड, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। कार्डियोलिपिड इसके साथ ही इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में चाहिए होते हैं। इसी के साथ मतलब उन एंजाइम में एक एंजाइम एटीपी सिंथेज भी है। मैंने आपको बताया था एंजाइम्स इंटीग्रल प्रोटीन्स के तौर पर प्रेजेंट होते हैं, तो वो यही करें कि कुछ एंजाइम्स हैं जो कि लार्ज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के तौर पर
प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे पास उस एंजाइम के नाम है ATP सिंथेज। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर कुछ और चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जो मैट्रिक्स स्पेस मैंने आपको बताई है ना, दिस इज़ द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसके अंदर कुछ और चीज़ें मौजूद होंगी। उनमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी, उनमें हमारे पास सबसे पहले आएंगी प्रोटीन्स, एंजाइम्स यानी, ठीक है ना, एंजाइम्स जो कि बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड्स अमीनो एसिड ऑक्सीडेशन करवाते हैं, वो प्रेजेंट होंगे। इसी के साथ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में राइबोसोम्स, RNA, मैसेंजर RNA, सर्कुलर मॉलिक्यूल्स ऑफ DNA भी प्रेजेंट होंगे। इसी के साथ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। मैट्रिक्स ग्रेन्यूल्स का क्या काम होता है? मैट्रिक्स ग्रेन्यूल्स का मेन काम अपने याद रखना है कि कैल्शियम आयंस को स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का जो DNA होता है वो डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल न्यूक्लियर DNA की तरह, लेकिन जो इसके सर्कुलर स्टैंड्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं। वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहे होते कि न्यूक्लियर DNA किस तरह से रेप्लिकेट कर रहा है, किस तरह से नहीं कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के DNA की अपनी सिंथेसाइज हो रही होती है, इसलिए हम कहते हैं दिस इज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल DNA फर्दर प्रोटीन्स जो बनाता है ना, वो ज़्यादा 13 प्रोटीन्स बनाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम से बनाता है। लेकिन जो बाकी माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स है वो माइटोकॉन्ड्रियल DNA नहीं बनाता, बल्कि न्यूक्लियर DNA बनाता है बाय द न्यूक्लियर राइबोसोम्स, ठीक है ना। राइबोसोम्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसके जरिए माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है। बाकी जो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो वो 13 माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स बनाता है, बाकी न्यूक्लियर DNA बनाता है, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, मेन फंक्शन आपको मैंने पहले बताया, एनर्जी स्टोरेज है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक और फंक्शन भी कि साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को कंट्रोल रखता है। जब हमारे पास साइटोसोल के अंदर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैट्रिक्स ग्रेन्यूल्स कैल्शियम आयन को स्टोर करते हैं, तो ये मैट्रिक्स ग्रेन्यूल्स के अंदर कैल्शियम आयन स्टोर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, नॉर्मल पे आ जाती है, लो लेवल पे आ जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लियस पढ़ाया है और माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस में आपको राइबोसोम्स और ऑर्गेनेल्स कंप्लीट करके जो फिजियोलॉजी गाइडेंस हाल के बकिया थोड़े से टॉपिक्स रह जाएंगे वो पढ़ेंगे हम।